हेलो एस्पिरेंट्स, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर जो भी क्लास में आप पीडीएफ लेकर जा रहे हो तो वो पीडीएफ कहां मिलेंगे। तो वो जो पीडीएफ अब आपको मिलेंगी, जितने भी सारी पीडीएफ है अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो गए, सब पीडीएफ फॉर्म में आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप स्कैन कर लेना, आरंभ फिर अंडरस्कोर स्टडी IQ। तो यहां पर जितने भी सारे पीडीएफ्स हैं, प्रशांत सर ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं इकोनॉमिक्स की, राधिका मैम ले रही हैं, सी सेट की हमारे अंशु मैम लेंगे। तो उसकी उनकी क्लासेस की जितनी भी सारी पीडीएफ्स हैं वो इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी अब। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके लिए वी आर ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एट लास्ट आपको पीडीएफ तो मिल रही हैं। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में देखा था कि जो भी हमारी सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, हमारी जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थे, जो एक तरीके से माइनॉरिटीज भी कंसीडर किए जाते थे, तो उन पे हमने कल अत्याचार देख लिए थे। लेकिन आज की क्लास में जो हम देखेंगे कि उन्होंने बाद में अपने प्रोटेक्ट करे, अपने राइट्स को मांगा और कैसे संविधान में उनके राइट्स को मेंशन करा गया, उनके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, कौन कौन सी पॉलिसीज आई जो उनको अपलिफ्ट करने का काम करा, कौन कौन से एक्ट्स आए थे, वो सारी चीजें हम लोग आज क्लास में बात करेंगे। यानी पनिशमेंट हमने देख लिया था कल की क्लास में, और आज हम देखेंगे सॉल्यूशंस, क्लास 8 के चैप्टर जो है हमारा कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, अब जो टॉपिक्स हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं वो है हमारा इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, जहां पे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से मौलिक अधिकारों के थ्रू उनके अधिकार को सिक्योर करा गया है और संविधान में डाला गया है कि अगर उनसे ये अधिकार छीनता है कोई भी, उन माइनॉरिटीज से, उन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से या उस पर्टिकुलर कास्ट से, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट संविधान को बचाने के लिए और लोगों के राइट्स को बचाने के लिए जमीन पर उतरेगा। उन जो भी पनिशमेंट होगी, जो भी चीजें होंगी, वो सारी चीजें खुद पे खुद कंसीडर करेगा और कानून के हिसाब से उनको पनिश भी करेगा जो वॉयलेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे लॉज फॉर मार्जिनलाइजेशन, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं उन पर्टिकुलर कास्ट के लिए, सोशल जस्टिस कैसे प्रमोट करी गई है। उसके बाद जो राइट्स हैं आदिवासी के और दलित्स के, जहां पर हम मैनुअल स्कैवेंजिंग भी पढ़ेंगे, उसका मीनिंग भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आदिवासी एंड 1989 एक्ट, इस दौरान में क्या हुआ था, इस दौरान में क्या होता है, उसके बाद कैसी सिचुएशन चेंज हुई थी, तो सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में ऑब्वियसली हमारे MCQ तो रहेंगे। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन मैंने आपको बता दिया था, एक टाइप की वो कम्युनिटी जिसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने मेजॉरिटी पॉपुलेशन से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको हम लोग कहीं ना कहीं सेपरेट समझते हैं, क्योंकि उनका रिलीजन अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है। तो इन सब एस्पेक्ट को हम लोग कहीं ना कहीं, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनसे डरती है, उनसे कहीं ना कहीं उन्हें पिछड़ा मांगती है, और इसलिए उनको उनके पास जो अधिकार है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो सब छीनने का काम करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था कि मार्जिनलाइजेशन किसको कहते हैं, कि ये एक प्रोसेस होता है जहां पर कुछ लोग पुश कर दिए जाते हैं, वो एक कोने में पुश कर दिए जाते हैं। तो जो ये सोशल फिनोमिना है, जहां पर माइनॉरिटीज जो रहती हैं और जो सब ग्रुप्स रहते हैं, सब ग्रुप्स हो गए, जैसे हमारे मुस्लिम हो गए, दलित हो गए, पर्टिकुलर लोअर कास्ट के लोग हो गए हैं, उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, और उनके जो भी नीड्स हैं, जो भी डिजायर्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, वो हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज में आते हैं, उनका पहनावा अलग है, उनका जो रिलीजन है वो अलग है, उनकी भाषा अलग है, तो उसके बेसिस पर ये सारी चीजें वो लोग फेस करते हैं। कौन? मार्जिनलाइज्ड कास्ट वाले। जब ये अत्याचार हो रहा था, इंडियंस तो कर ही रहे थे, बाद में ब्रिटिशर्स भी करने स्टार्ट कर गए थे। फिर उसके बाद विजनरीज को पता था, जो भी हमारे लीडर्स थे, जो संविधान बना रहे थे उस दौरान में, उनको पता था कि ये जो लोअर कास्ट है, ये जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, इनको अधिकार मिलना चाहिए। और इनको अधिकार किससे मिलेगा? एक लॉ की किताब से, जो कि हमारा संविधान। उन्होंने मौलिक अधिकार में उन सबके राइट्स को मेंशन करा है, उन माइनॉरिटीज को मेंशन करा है, जहां से जिन बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था वो सब मेंशन करा गया। अछूत जिस कास्ट को माना जाता था वो भी फंडामेंटल राइट्स में मेंशन करा है। आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की सबसे पहली लाइन है,
यानी संविधान में जब आप किताब खोलोगे या आप कोई भी किताब खोलते होंगे, तो सबसे पहले जब आप कोई किताब खोलते हो उसका जो पन्ना आप पलटते हो तो इंडेक्स आता है। तो प्रियम्बल एक तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स का काम करता है। हमें उतने छोटे से प्रियम्बल को पढ़ के यह पता लग जाता है कि संविधान कहना क्या चाह रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो प्रियम्बल में जो सबसे पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर ऑफ अथॉरिटी है, कहां से उसको पावर मिल रही है, तो हम लोगों से मिल रही है। ये जो संविधान है हम लोगों के लिए, और जो यहां के किंग है जो रूल करेंगे वो सिटीजन्स करेंगे, कोई पर्टिकुलर सरकार नहीं करेगी, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी। एंड बाय चूजिंग, बाय वोटिंग, वी चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो कानून बनाते हैं, विच इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम लोग बहुत पहले देख भी चुके थे और मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया था। ठीक है, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। तो अभी भी ये वाली चीज देखती है, जब संविधान में पर्टिकुलर चीजें हमने जब मेंशन कर दी थी, लेकिन वहां पर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, फिर भी आज भी लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं। आज भी हम किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को किसी छोटे गांव के मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, जो उनकी जमीन है उनके ऊपर क्रेडिट डाल डाल के उनकी जमीन हड़प लेते थे हम लोग। उनके रिलीजन, जैसे ही वो अपना रिलीजन सेलिब्रेट करते थे, उनको हम लोग दूर करते थे। और लोअर कास्ट को तो आज भी कुछ कुछ गांव में, गांव के बाहर रखा जाता है कि आप लोग बाहर ही रहोगे, अगर आप अंदर रहे तो ये गांव अछूत हो जाएगा। ये गांव एक तरीके से डेड फुल ड्रीड्स जो रहते हैं, डेड फुल ड्रीड्स यानी कि अपवित्र हो जाएगा ये गांव अगर आप यहां पर रहे तो ये जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो एक तरीके से मौलिक अधिकार होते हैं या जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल को देते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, विच एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड बीइंग अ ह्यूमन। अगर ह्यूमन है वो इंसान, तो उसको ये बेसिक राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में लिखे हुए हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो मिलने चाहिए। ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, यानी अगर हमने संविधान में ये चीज लिख दी है, संविधान में लिख दिया, यानी कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी हो गई या फिर गवर्नमेंट हो गई या फिर कोई भी सिटीजन हो गया, वो बाउंड हो जाता है कहीं ना कहीं, और लोगों को यह पता रहता है कि मेरे अधिकार कहीं ना कहीं सिक्योर है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमने बोरो करा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपको एक चीज और बता देता हूं, हमारा जो संविधान बना था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अब बोलोगे सर इतना बड़ा संविधान पूरे देश को, पूरे देश के लिए बनाना है, हर सिटीजन के लिए बनाना है, और जो अंडर प्रिविलेज थे, जो लोअर कास्ट थे, उनके लिए भी बनाना है। कौन सी सरकार रहेगी, क्या सिटीजनशिप का क्या रूल रहेगा, डीपीएसपी क्या रहेंगे, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी, यानी संवैधानिक बॉडीज होंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन होगी, ये सब चीजें सर ऐसे कैसे इतने कम टाइम ईयर में। तो काफी सारे जो प्रोविजंस थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं, हमने दूसरे देश से बोरो करे, जो ऑलरेडी पहले आजाद हो गए थे, जिन्होंने अपना संविधान बना लिया था। जैसे यूएसए से हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए। जब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमने दूसरे देश से लिए हैं, वो सारी चीजें आपको तब पता लगेंगी किस कंट्री से हमने क्या प्रोविजंस लिया। जैसे सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम चले जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश से अगर हम यूपी में चले जाते हैं, तो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको अब यूपी में एंटर होने के लिए एक अलग नागरिकता चाहिए होगी, आप फ्रीली घूमते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में डबल मेंबरशिप होती है। अगर आपके पास मैक्सिको की सिटीजनशिप है, तो आप अगर दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हैं और वहां पर आप घर ले रहे हैं, जहां अगर आप रिसाइड कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग सिटीजनशिप चाहिए। तो ये एक यूनिटी दिखाने के लिए, एक फ्रेटर्निटी शोकेस करने के लिए इसलिए रखा था सिंगल सिटीजनशिप, जो हमने लिया था यूके से। सेम ऐसे ही ये मौलिक अधिकार जो है, ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला जो एक्सपेक्ट है, ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये हर सिटीजन को मिलेंगे, ये हर सिटीजन को मिलेंगे, ठीक है ना। आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट जो बनाया, अच्छा ठीक है सर, पूर्वजों से चलता आ रहा था ना, उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, उनके ग्रुप्स को। तो सर
फंडामेंटल राइट्स में देखें तो नहीं, एवरी सिटीजन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मतलब हर इंसान, हर कास्ट का, हर एज ग्रुप का, हर जेंडर का, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला, कुछ भी हो, वो सिटीजन है, वो ह्यूमन है, उसको सारे के सारे ये मौलिक अधिकार मिलेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। आदिवासी हो गए, दलित मुस्लिम हो गए, विमेन्स हो गई है, या मार्जिनल ग्रुप हमारे हो गए हैं, सिंपली बाय बीइंग सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री दे पोजेस इक्वल राइट्स, और उनके जो अधिकार हैं वो रिस्पेक्टेड होने चाहिए। लेकिन हमको कैसे पता लगता है? ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, या हमको कैसे पता लगेगा कि ये लोग इस पर्टिकुलर चीज से जूझ रहे हैं और ये वाला इतना बड़ा इश्यू है, तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में अपने संविधान में इसको डाल देते हैं? तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोटेस्ट करी होगी, कहीं ना कहीं सोसाइटी ने उनको उस नजरिए से देखा होगा, वो स्टीरियोटाइप बना होगा सबके माइंड में, तो इसलिए वो ओवरकम करने के लिए और उनको इक्वालिटी पे लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स में उसमें मेंशन करा गया और उस पर्टिकुलर चीज को ना होने के लिए कानून बनाए गए। जैसे गवर्नमेंट को पहले फोर्स किया जाता है, गवर्नमेंट को पहले फोर्स किया जाता है, उनको यह बताया जाता है प्रोटेस्ट के थ्रू कि हमारे ऊपर किस तरीके की अनजस्टिस हो रही है। जब वो कंसीडर हो जाती है अनजस्टिस, जब उनको पता लग जाता है कि हाँ यार अब इसके ऊपर हमें कानून बनाना है, अब हम नहीं चाह रहे कि कोई इंडियन सिटीजन को इस नजरिए से देखे, अनटचेबल बोले, अछूत बोले, आदिवासी को उनके अधिकार ना दिए जाए, उनको सेग्रीगेट किया जाए, ठीक है। तो फिर जब इनजस्टिस होती है तो फिर बाद में आती है सरकार, और सरकार बनाती है उनके लिए कानून जो सरकार को फोर्स करते हैं वो पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, वो पर्टिकुलर लॉ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं? तो ये 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। उसके बाद हमारा राइट टू फ्रीडम आ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, रिलीजन आ जाता है। जैसे रिलीजन है हमारा, रिलीजन जो है हमारा कहां से 25 से लेकर 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारा 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये रिट्स भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू करता है अगर किसी के भी मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी वो संविधान की जो दवा है, वो आर्टिकल 32 में मेंशन करी गई है, जो कि रिट्स के बारे में बात करती है। तो ऐसे ही हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इक्वालिटी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, रिलीजन की बात करता है, एजुकेशनल और कल्चरल की बात करता है, जो ये स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए थे। ये स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए थे कि उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। और जो ये रिलीजन था, जिन रिलीजन के बेसिस पर, जिन माइनॉरिटीज के रिलीजन के बेसिस पर हम लोग उनका धर्म चेंज करवा देते कि आप जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वही वाला धर्म अपनाओ ना, वही आपका कल्चर होना चाहिए, जिससे कि सब लोग बराबर लगे। तो उनके कहीं ना कहीं अधिकारों को छीना जा रहा था, और ये जो गवर्नमेंट है उसने ये पर्टिकुलर इनजस्टिस कंसीडर करी और फिर कानून बनाए गए, और फिर हमारे लीडर्स ने ये कहां डाला? संविधान में डाला हमारे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमारे आर्टिकल्स है। तो हम लोग जो देख रहे थे ना, आर्टिकल 14 हमने देखा था, आर्टिकल 15 हमने देखा था, और आर्टिकल 17 हमने जो देखा था, वो सब किस में आते हैं? राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। तभी मैं बार बार बोल रहा था, इक्वालिटी, बराबरी, अपलिफ्ट करना है उनको रिजर्वेशन देनी है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बराबर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं होने चाहिए अलग अलग बेसिस पर। तो वो सारी किसके अंडर आती है? वो सब आती है राइट टू इक्वालिटी के अंदर। जैसे आर्टिकल 17 जो बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अब जो पर्टिकुलर कास्ट हैं, जो लोअर कास्ट हैं, जैसे कि दलित हो गई हैं, जो लोअर कास्ट है, जिनको हम लोग अछूत मानते हैं, और ये मानते हैं कि अगर ये हमारे घर में एंटर कर गए, यानी अगर ये मंदिर में भी एंटर कर गए, या फिर किसी भी दुकान के अंदर एंटर कर गए, या अगर इन्होंने ये चीज छू ली है, तो वो अशुद्ध हो जाएगी। फिर उसके लिए एक प्रक्रिया करवाते हैं, ब्राह्मण्स को बुलाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं पूरे घर का। तो उनकी क्या गलती है? तो इसलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को हटाया जाएगा आर्टिकल 17 के तहत। किसी भी इंसान को ना मंदिर में घुसने से मना कर सकते हैं, ना मंदिर में घुसने से मना करते हैं, ना किसी भी सोसाइटी में कि आप यहां नहीं रह सकते हो, आप उधर रहो,
ठीक है ना, फिर उसके बाद कि नहीं आप ये खाओगे, आप वो नहीं खाओगे। तो ये जितने भी सारी चीजें, किसी भी इंसान को अब आप अनटचेबिलिटी के बेसिस पर उसके अधिकार आप नहीं छीन सकते हो। अगर वो कहीं घूमना चाह रहा है, कहीं जाना चाह रहा है, कहीं रहना चाह रहा है, तो वो रह सकता है। ठीक है, वैसे ही हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था, वैसे ही हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था कि नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन विल नॉट बी, एक सेकेंड, no citizen will be discriminated, no citizen will be discriminated, will be discriminated on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of birth, place of birth, on the basis of caste, on the basis of creed, race, color, किसी भी basis पर वो discriminate नहीं हो सकता. That showcase article 15 which comes under freedom, right to equality. ये छोटे छोटे नोट्स हैं. अब मैं एक एक आर्टिकल ना आपको हर एक पीछे का एक व्यू बता रहा हूं, क्यों आया था, कैसे आया था, क्या जरूरत थी. मार्जिनलाइज का एक टॉपिक आया, उसके थ्रू एक आर्टिकल मेंशन करा गया हमारे संविधान में, क्योंकि बाद में जब हम पढ़ेंगे ना सिर्फ ये आर्टिकल्स पे गेम खेलेंगे हम लोग. ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आपके एसे राइटिंग्स में आ जाएंगे. सोशल जब आप पढ़ोगे, सोशल जस्टिस आप पढ़ोगे, सोसाइटीज आप पढ़ोगे, उस दौरान में एसेज में आपके काम आएंगे ये सब. ठीक है, तो जो आर्टिकल्स थे, ठीक है ना, जो आर्टिकल्स थे वो कहीं ना कहीं ये मेंशन करते हैं हर एक की पावर. उसके बाद जितने भी सारे स्ट्रगल्स करे गए हैं मार्जिनलाइज ग्रुप द्वारा, जितने भी सारे स्ट्रगल्स करे गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को इन्फ्लुएंस करा है कि वो नए कानून बनाए, वो कानून बनाए, और वो कानून जो है फंडामेंटल राइट्स में डाले जाएं, जिससे कि उसका जो अधिकार है, उसका जो वर्चस्व है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए. जैसे आर्टिकल 17 डाला गया था अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए. इसका मतलब यह है कि जो दलित हैं, दलित लोगों को अब हम लोग मना नहीं कर सकते हैं कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते हो, आप मंदिर में नहीं घुस सकते हो, आप पब्लिक फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकते हो. पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि आप मॉल नहीं जा सकते हो, आप ये नल का जो पानी आप ये यूज नहीं कर सकते हो. ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज आती हैं जो सबके लिए अवेलेबल है. ठीक है, इन सबको हटाने के लिए हमने डाला था आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 जो हमारे संविधान में बोलता है कि कोई भी सिटीजन किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसकी रेस, उसकी कास्ट क्या है, वो मेल है या फीमेल है, या फिर उसका जन्म का स्थान क्या है, इस बेसिस पर कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. आर्टिकल नंबर 15. ठीक है, फिर उसके बाद वेरियस अदर बहुत सारे प्रोविजंस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे प्रोविजंस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहां पर मार्जिनलाइज्ड, ठीक है ना, वेरियस अदर प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, ठीक है ना, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डाली गई थी जहां पर मना करा गया था, जहां पे प्रोहिबिशन हुआ था कि अब मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो है, वो अब एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती. आर्टिकल 29 और 30 जहां पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं. राइट टू रिलीजन जहां पे मुस्लिम्स भी मेंशन करे गए, जहां पे लोग अपने बिलीफ से जिस धर्म को मानना चाह रहे हैं वो धर्म को मान सकते हैं, लेकिन क्या फोर्सफुली ट्रांसफर करवा सकते हैं, यानी धर्म परिवर्तन हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता धर्म परिवर्तन. वो सारी चीजें हमने जो डाली हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है, और वो लीडर्स ने डाली है. उनको सब पता था, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे देखा था, वो हर लोगों से जुड़े थे जिस दौरान में देश की आजादी करवाई जा रही थी. Time to time, marginalized and minority has raised their voices and asked for equal and just treatment. बिल्कुल, तो टाइम टू टाइम वो आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करा था और फिर अपने अधिकारों की वो मांग भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करा गया और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया. जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Which of the following articles of the Indian Constitution has been specifically invoked to abolish untouchability and to ensure equality for Dalits? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं. और अगर बाई चांस आप कोई भी उठा लो, मैं तो कह रहा हूं यूपीएससी का पेपर में आप डालोगे ना आर्टिकल 17 क्वेश्चन आ जाएगा. और आर्टिकल 17 तो इतना ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि ये वनडे एग्जामिनेशंस में आता ही आता है. चाहे आप सीजल ले लो, चाहे सीपीओ ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे रेलवे ले लो, कोई सा भी आप पेपर ले लो, चाहे पीसीएस का भी ले लो. यूपी पीसीएस के 2022 में ये वाला क्वेश्चन आ रहा था आर्टिकल 17 से.
आर्टिकल 17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, जो बोलता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहिए, जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो सारी एक तरीके से ऑफेंसिव है। ये एक फंडामेंटल राइट है जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, और ये स्टेट को ये पावर देता है कि जो भी सारे एक्शंस कि स्टेट टू टेक एक्शंस अगेन, और ये स्टेट को ये पावर देता है कि एक्शन ले अगर कोई भी इंसान कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दलित्स के लिए। इसलिए फिर एक कानून भी आया था, उनके जो राइट्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट हमारी हो गई हैं, यानी जो दलित्स हमारे आते हैं शेड्यूल कास्ट में आते हैं, अनटचेबल्स हम बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए जैसे आदिवासी हो गए, तो उनके लिए कानून भी बनाया गया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस कानून के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, एक टॉपिक है तो हम तब पढ़ेंगे जब कानून लाएंगे हम लोग। ठीक है, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब कौन कौन से जो कानून है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए लाए गए थे? गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाता है, गवर्नमेंट कानून बनाती है, कमिटीज बनती हैं, वो जितने भी सारे पॉइंटर्स हैं जिनको प्रॉब्लम देखी जाती है वो सारे पॉइंट्स डालते हैं, वो सारे क्राइम्स जो हो रहे हैं उन पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर वो सारे क्राइम्स लिखे जाते हैं एक तरफ। और जब वो क्राइम्स लिखे जाते हैं, यानी हमें ये तो एटलीस्ट पता लगता है ना उन क्राइम्स को देखकर कि ये चीजें, इतनी दर्दनाक चीजें हो रही हैं, ये क्राइम्स ये पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फेस कर रहा है। जब ये सारी चीजें आती हैं, फिर उन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर कानून बनाए जाते हैं और लोग अपने अधिकार के लिए जब खड़े होते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो बाद में वो जस्टिस भी उनको मिलता है संविधान की तरफ से। ठीक है, ग्रुप स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज आर मार्जिनलाइज्ड इन द, मतलब कि अलग अलग लॉज बने हुए, अलग अलग पॉलिसीज भी आती हैं उनको, जैसे कि रिजर्वेशंस हो गई हैं, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, द गवर्नमेंट मेक एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज। तो ठीक है ना, तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है अगर कोई भी पॉलिसीज आ रही है, कोई भी अगर बाई चांस जैसे छोटे छोटे एनजीओज होते हैं, छोटे छोटे एनजीओज होते हैं जो विमेन्स के राइट्स के लिए लड़ते हैं, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आदिवासी के प्रोटेस्ट के लिए लड़ते हैं। ठीक है ना, सॉरी आदिवासी को उनके प्रोटेस्ट में मदद करते हैं, उनको अधिकार दिलवाने के लिए। तो अगर वो भी कोई पॉलिसीज ऐसी लाते हैं तो सरकार उसको सपोर्ट भी करती है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी ला रही है और वो फंड चाह रही है सेंटर से यानी पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट उसकी मदद करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस भी उनको कहीं ना कहीं देना चाह रही है। अब सोशल जस्टिस कैसे देना चाह रही है कि उनको मुफ्त की पढ़ाई देकर, उनके जो हॉस्टल का खर्चा है उसको सब्सिडाइज करके, यानी कि आप हॉस्टल का खर्चा जो होगा वो एक तरीके से सरकार अपनी तरफ से देगी, और कुछ हिस्सा या तो अगर बाई चांस उन्होंने दे दिया तो 50% सरकार देगी। ठीक है ना, किन स्टूडेंट्स को? जो दलित हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं, जो दलित हैं और जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं। फिर आती है हमारी रिजर्वेशंस पॉलिसी। रिजर्वेशंस पॉलिसी हमारी जो दे रखी है आर्टिकल 16 में मेंशन करा हुआ है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। बहुत सारे हम में से बोलते हैं जो भी एग्जाम दे रहे होते हैं ना कि यार एक तो ये रिजर्वेशन जब आता है ना, इनका सिलेक्शन होता है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो बेटा एक बात बता देता हूं, उन सालों का जो इनजस्टिस इनको मिला है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इनकी जमीनें छीन ली गई थी, इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कोई पढ़ाई लिखाई स्कूल, जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ देयर they are minorities and considered as marginalized groups, they did not got their rights। तो अब ये मौका है, अब ये मौका, हम तो तब भी छोटे से देखते हैं कि सर इतने तो पढ़े लिखे हैं, और जो नहीं है, कभी एक बार ना एप्लीकेशन फॉर्म देखना कौन सी कैटेगरी से कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। जिस दौरान में इनकी तरफ से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने लग गए ना, और जिस दौरान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है और जो गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं अगर सबसे ज्यादा एसटी से होने लगे ना, शेड्यूल ट्राइब से होने लगे, तो उस दौरान में सरकार ये रिजर्वेशंस का प्रोविजन बिल्कुल हटा देगी। लेकिन अभी इनको जरूरत है, अभी जो जस्टिस इनको चाहिए वो इसके थ्रू आ सकता है। वो पॉलिसीज लाई गई हैं, वो रिजर्वेशंस इनको दिया कुछ परसेंट की, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस का एडमिशन हो, चाहे आईआईटीज में जाना हो, चाहे आईएम्स में जाना हो, या फिर एम्स में जाना हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब लेनी हो, चाहे यूपीएससी ले रही है या फिर एसएससी ले रही है, कोई भी रिजर्वेशंस इनको दी जा रही है, क्योंकि वो एक तरीके से इनिशिएटिव है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने का।
ये जो लॉ है ये सीट्स रिजर्व करवाता है इनके एजुकेशंस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, दलित, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब्स। ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है ये, ऑब्वियसली, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है ना, क्योंकि इनको हमेशा डिनाई करा गया है, इनको हमेशा दूर रखा गया है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते हो, आप नहीं काम कर सकते हो, जितनी भी सारी न्यू स्किल्स हैं आप डेवलप नहीं कर सकते हो, जितनी भी सारे सेक्शंस है, तो इसलिए ये अधिकार जो इनको नहीं मिले थे, अब टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन के उससे कि ये अधिकार इनको प्रोवाइड किए जाए। जब भी कोई सरकार, अब मान लिया फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास में मैं आता हूं, आप में से कोई एससी होगा जो मेरा लेक्चर देख रहा हो, कोई एसटी होगा मान लीजिए, तो सरकार क्या करती है, जब भी आप कोई भी रिजर्वेशन चाह रहे हैं, तो रिजर्वेशन की एक कैटेगरी होती है कि एक जैसे कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट आती है, अगर आप उस कास्ट के अंदर फिट होते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उसके लिए चाहिए रहता है एक सर्टिफिकेट जो आपकी या तो स्टेट गवर्नमेंट देती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो बनाया जाता है। बहुत सारे होते हैं कि हर एक स्टेट, ऑब्वियसली यार हर एक स्टेट अपने स्टेट के बारे में ही अच्छा सोचेगा, तो वो दूसरे स्टेट की कास्ट को अपने स्टेट में रिजर्वेशंस नहीं देता है, कुछ कुछ स्टेट्स, ठीक है ना। और ये मेनली जो देखा जाता है ये ओबीसीज में देखा जाता है, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस में देखा जाता है कि अगर आप DSSB का फॉर्म भर रहे हो और आप दिल्ली के रेसिडेंट्स, अगर आपका दिल्ली का रेसिडेंस है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप यूपी के ओबीसी हो और दिल्ली का DSSB फॉर्म भर रहे हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, ठीक है, वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है। तो एक सेंट्रल की लिस्ट है, स्टेट की भी लिस्ट है, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, आप उस पर्टिकुलर कास्ट में आ रहे हो, तो आपको उस कास्ट के बेस पर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा, लेकिन आप उस लिस्ट में रहने चाहिए। फिर जब आप वो फॉर्म भरते हो तब वो आपसे पूछता है कि अच्छा आपका कास्ट क्या चाहिए है, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, विच इज ऑथराइज्ड एंड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, विच एवर यू बिलोंग, ठीक है। स्टूडेंट अप्लाई करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट, जिसमें भी वो एडमिशन ले रहे हैं वहां पे उनका कास्ट का प्रूफ होना चाहिए या फिर ट्राइब्स का स्टेटस होना चाहिए, और उनके पास ट्राइब, अगर ट्राइब का स्टेटस है उनके पास तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सरकार जो है जब पीएचडी कर रहे होते हैं ये लोग और एडमिशन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई यूजीसी नेट का पेपर निकाला है, ठीक है ना, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी का पेपर निकाला है, और पेपर निकालने के बाद उनका डीयू में एडमिशन हो गया, तो एडमिशन होने पर जब पता लगता है कि फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट मच स्टेबल, कि फाइनेंशियली वो आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो सरकार क्या करती है, उनको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जितना भी अनजस्टिस हुआ है सरकार की तरफ से, जो भी सारी चीजें हो सकती हैं, जितने भी सारे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, वो सरकार वो इनिशिएटिव्स लेगी। लॉज रिलेटेड टू वेजेस, कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें जो है बीन फॉर्म्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अब आप ये बोलोगे सर ये जो अधिकार है ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए नहीं है क्या अधिकार? ये राइट्स हर सिटीजन के लिए हैं, लेकिन दिमाग में रख के जो ये चीजें डाली गई हैं, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था, ब्राह्मण या फिर दलित? दलित। रिलीजन किसका छीना जा रहा था, हिंदू या मुस्लिम? मुस्लिम। अब आप वो वाली मत लिख रहे ना सर अकबर के टाइम पर तो वो वैसा हुआ था, ठीक है। एजुकेशन किसको नहीं मिल रही थी, ब्राह्मण को या दलित को? दलित को। अनटचेबिलिटी किसको कहा जा रहा था, ब्राह्मण या दलित को? दलित को। डिस्क्रिमिनेट किसको किया जा रहा था, ब्राह्मण या दलित को? तो दलित को। फ्रीडम, इक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, सब चीजें किसका हो रहा था, तो वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स का हो रहा था, इसलिए ये सब चीजें कंसीडर करी गई हैं। अब लेकिन हर सिटीजन के लिए है, तो अगर इन केस कोई भी सिटीजन इस चीजों से, अब यार आप किसी नॉर्मल को तो नहीं बोल दोगे अनटचेबल है, ये अछूत है, हंसी मजाक में आप बोलते हो तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दूसरे की कास्ट का हंसी मजाक बना रहे हो, तो वो चीज नहीं बोलनी चाहिए। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर राइट्स है ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए डाले गए हैं, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी,
हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के स्पेसिफिक लॉज हैं जो गार्ड करते हैं, यानी जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन होने से, उनको एक्सप्लॉइट होने से, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट होने से। जैसे हमारा था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट जो 1989 में बना था, जिसके आधार पर दलित को प्रोटेक्ट करा गया था, आदिवासी को प्रोटेक्ट करा था। किन लोगों से? जो पावरफुल कास्ट है। जो कौन है? जो पावरफुल कास्ट है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक लड़का है रामनाथ, एक रामनाथ, एक छोटा सा गांव है, तो उस गांव में क्या रहता है कि एक कुछ फेस्टिवल आ रहा होता है। एक गांव है, तो एक गांव में फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है। तो अपने जो उनका अटायर रहता है, जो उनका ट्रेडिशन रहता है कि हम लोग ऊपर ये पहनेंगे, ये वाली लॉकेट डालेंगे, ये चेन डालेंगे, ये हम लोग कुछ पहनेंगे, और फिर हम लोग अपने ही गांव में सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर में तो हमें जाने नहीं दिया जाता है। आप इसी से समझ गए होंगे मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि जो दलित है। अब उनसे बोला गया कि कोई ट्रेडिशन जो था रामनाथ के फादर फॉलो कर रहे थे, वो पर्टिकुलर पूजा जो हो रही थी, इनके फादर से पहले इसके फादर कर रहे होंगे, यानी कि रामनाथ के ग्रैंडफादर फॉलो कर रहे होंगे, तो एक ट्रेडिशन चल गया था कि ये जो पूजा होगी उस गांव की, ये इसी के फैमिली के मेंबर्स करेंगे। तो बाद में फादर के बाद जो ये लिगेसी थी, ये दी गई थी रामनाथ को, और रामनाथ ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता इन चीजों को, मेरे खुद के अधिकार है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। जैसे ही उनको ये चीजें पता लगी थी, तो गांव के जो पावरफुल लोग थे, पावरफुल कास्ट थे, वो इनके परिवार से गुस्सा हो गए थे, वो रामनाथ से गुस्सा हो गए थे। एक बार तो रामनाथ का परिवार भी डर गया था कि ऐसे कैसे मना कर दिया, ऐसे कैसे तुम कास्ट को नहीं मानते हो, तुम नीचे कास्ट को तुम पावरफुल कास्ट के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो पावरफुल कास्ट के जितने भी सारे लोग थे उस गांव में जो रह रहे थे, उन्होंने बोला कि ओ, ये लड़का तो पढ़ लिख के आया है, ये तो अपने अधिकार सुनकर आया है, अब ये अपने अधिकार हमसे मनवाएगा, और जो हमारे भगवान है वो अगर गुस्सा हो गए तो। वही रामनाथ कहीं ना कहीं करारा जवाब तो देना चाहिए था, पढ़ा लिखा है ना रामनाथ, तो रामनाथ ने तुरंत करारा जवाब दिया उन पावरफुल लीडर्स को, उन पावरफुल कास्ट के लोगों को, कि भगवान हमें पाप कैसे दे देगा, हमें तो मंदिर में एंट्री नहीं है। ये सुन के पावरफुल कास्ट वाले जो थे, उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने रामनाथ और उसके परिवार को बर्खास्त कर दिया गांव से। जब ये सुना, बर्खास्त कर दिया, उसकी जमीनें उससे छीन ली गई थी, उसका घर का सामान उससे छीन लिया गया था, तो उसके बाद पढ़ा लिखा तो था ही कौन? रामनाथ। वो गांव छोड़ के चला गया, और पीछे से उस कोई आए लोग, और उसका जो घर था उसमें आग भी लगा दी। लेकिन रामनाथ पढ़ा लिखा था। रामनाथ सीधा गया पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने कंप्लेंट दर्ज करवा दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत। पुलिस को पता लगा, पुलिस ने कंप्लेंट फाइल दर्ज करी, और फिर जितने भी सारे लोग थे उनको कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि इस एक्ट के थ्रू आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनकी जमीन, मतलब कि आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको गांव के उस कोने में रहना है। अगर आप करा तो आप उल्लंघन कर रहे हो। आप किसी भी दलित से, आप किसी भी शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से उसकी जबरदस्ती जमीन नहीं हड़प सकते हो, उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो थी पुलिस ने देखी, कंसीडर करी, और बाद में उनको जाको अरेस्ट करा, उन लोगों को जाके। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी सारे ये कास्ट के थे, जितने भी सारे ये दलित ग्रुप्स थे, ये कहीं ना कहीं ये मान रहे थे, ये इंसिस्ट कर रहे थे किसी प्रोटेक्शन के थ्रू या किसी कानून के थ्रू कि प्लीज कानून लाया जाए, जिससे कि हम भी बराबरी, जो हमें ट्रीटमेंट है वो बराबरी का मिल सके।
इन द 1970s एंड 1980s ये जब दौर चल रहा था, क्योंकि जो एक्ट आया था वो कब एक्ट आया था, वो आया था 1989 में एक्ट आया था। तो 1970s और 1980s में बहुत अत्याचार हो चुका था, बहुत इनजस्टिस हो चुका था। और ये जो सबसे ज्यादा अत्याचार जो देखा गया था ना, साउथ रीजन में देखा गया था। ये अत्याचार जो देखा गया था साउथ रीजन में देखा गया था। अब जब भी अत्याचार होता है तभी तो सरकार को तक इंफॉर्मेशन जाएगी कि ठीक है भाई कानून बनाना है हमें। विमेंस के साथ कोई तो एट्रोसिटीज हुई होंगी, कोई तो अत्याचार हुआ होगा, क्राइम्स हुए होंगे, रेप हुआ होगा, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा, तभी तो उनके ऊपर कानून बनाए गए हैं। तो सेम ऐसे ही इनके ऊपर भी अनजस्टिस हो रहा होगा जो इनके ऊपर कानून बनाए गए हैं। और ये जो 1970 1980s की मैं बात कर रहा हूं, ये जितने भी सारे आदिवासी लोग थे, ये जितने भी सारे आदिवासी लोग थे, ये कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे थे, इक्वल राइट्स डिमांड कर लेते, और जो भी इनके लैंड के रिसोर्सेज हैं उनको वापस दिए जाए। जो कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इनकी जमीन हड़पी जा रही थी। जितनी भी सारी प्राइवेट कंपनीज आ रही थी जो माइनिंग करने आ रही थी, एल्यूमिनियम की कंपनी आई थी न्यामरी हिल में, उड़ीसा में, मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था। तो ये अब अधिकार मांग रहे थे, आदिवासी लोग अब अधिकार मांग रहे थे कि सर हमारे रिसोर्सेज को रिटर्न करा जाए, हमारी जमीन को रिटर्न करा जाए। अब जब ये जो राइट्स थे तो कोई कानून आया होगा, तो अभी सुनो तुम, ठीक है। तो ये उस दौरान में प्रोटेस्ट हुई थी जब 1989 में वो जो एक्ट लाया गया था, ठीक है ना। ये यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पे क्या लिखा है, कौंड कौंड सॉरी कौंड कौंड जो मैंने आपको बताया था ना, एक ट्राइब थी, उसने ये एक्ट डिस्टिंग्विश करता है अलग अलग क्राइम्स को। दिस एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स। कौन सा एक्ट, ये वाला SC एंड ST 1989 एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है ना। जो उसकी लिस्ट है, उस एक्ट के अंदर जितने भी सारे लिस्ट हैं, जो भी सारे मोड्स हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे उनको फिजिकली टॉर्चर करा गया है, जो कि बहुत हॉरिफिक था। जितने भी सारे एक्शंस हैं, एक्शंस दैट डिस्पोजेस दलित्स एंड देयर मेगर which forced them slave labor। कहीं ना कहीं उनके पास जितने भी सारे लिमिटेड रिसोर्सेस थे, जितनी भी सारी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, उनको ये फोर्स करा जाता था, उनसे मतलब कि छीन ही ली गई थी, वैसे उनको ये फोर्स करा जाता था कि आप हमेशा नौकर बन के रहोगे और जो भी आप काम करोगे आप स्लेव का करोगे, डोमेस्टिक काम आप करोगे। एंड आदिवासी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। Crime against Dalit and tribal women, crime against Dalit and tribal women are of specific kind and therefore seeks to be penalized who use force on these women। ये इस एक्ट में लिखा हुआ है, जो भी दलित के खिलाफ क्राइम हो रहा है या ट्राइबल्स वुमेन के ऊपर जो भी क्राइम हो रहा है, ठीक है ना, उनको पेनलाइज्ड किया जाएगा जो भी जोर जबरदस्ती करेंगे इन पर्टिकुलर कास्ट की वुमेन्स पे। मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। एक सेकंड रुकना। ठीक है, मैं बस एक चीज देख रहा था, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है एक पर्टिकुलर चीज जो इंसान करते हैं, गंदा, मतलब कि एक तरीके से कैसे बताऊं आपको कि, चलो हाँ, काउडंग या फिर जो लेट्रिन्स में जो वो पॉटी वगैरह पड़ी रहती है वो उठाने का काम, जो भी हार्मफुल गटर्स रहती हैं उनको साफ करने का काम, क्योंकि उसमें कोई टॉयलेट कर रहा है, कोई किसी की पॉटी है, वेस्टफुल जो चीजें रहती हैं, ठीक है ना, उनको साफ करना, सर पे टोकरी रख के ले जाना और वापस से कहीं पर डंप करना, ये होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग। और जो कर रहा होता है, जो पर्सन होता है, जो ये एक्टिविटी कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? मैनुअल स्कैवेंजर। अब जो भी ये सारी चीजें होती हैं, जो भी ये सारी चीजें होती हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, तो फिर एक ना कहीं गुरु, कहीं ना कहीं क्या चीज हो रही होगी, कहीं ना कहीं क्या चीज हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ तो खराब हो रही होगी। हेल्थ खराब होती है, जितनी भी सारी टॉक्सिसिटी आती है, ठीक है ना, जो भी सारे वो स्मेल करते हैं, और उसके बाद जो भी उनके स्किन हो गया, ईयर हो गया, उनकी आंखें हो गई, जितनी भी सारी वो हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो जाते हैं, उनसे उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती है। और ये कहीं ना कहीं सोशल इनजस्टिस भी है ना, कि उनको ये काम करने के लिए हम बोल रहे हैं, इसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए हम लोग क्यों बोल रहे हैं?
कौन कौन सी कास्ट है जिसके लिए हम बोलते हैं, ये देखो, ड्राई लैट्रिन्स उठाना है, ठीक है ना, जितने भी सारे एनिमल वाटर एक्सक्रीटा हो गया यानी वेस्ट जो भी हो गया है वो सारे अपने सर पे उठाना है और फिर दूर डिस्टेंस पे ले जाकर फेंक देना है। और मिलता कितना है इनको, 30 रुपए, 40 रुपए, 300 रुपए महीना, इतना ही दिया जाता है बस इनको। बहुत इन्फेक्शन होता है यार, ये आप ले लो, इन्फेक्शन, आईज, स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम जो इनका रहता है वो खराब होने लगता है इनका, ठीक है। ये पिक्चर से तो आप समझ ही गए होंगे। ये जब आते हैं ना अमीर लोगों के घर में कि आओ टॉयलेट साफ करो, हमारा फ्लश हमारा जो है खराब हो गया है तो उसको आके ठीक करो, वो सारी चीजें यहां पर देखी जाती है, जहां पे इनको अधिकार नहीं मिलता है, जहां पर लोग इनके ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये काम किसका, ये काम तुम्हारा है। इंसान तो ये भी है, ह्यूमंस तो ये भी है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्राइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्राइम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस शो कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। तो 2013 में आपको छोटा सा ग्लिम्पिस देता हूं, 2013 में ये वाला जो एक्ट है ये आ चुका है, कानून बन चुका है, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी दूसरे अलग अलग पार्ट्स में देखी जाती है, जैसे भंगीज जो होते हैं वो हम बोलते हैं गुजरात में, पखीज आंध्र प्रदेश, सिकलारियाज तमिलनाडु में, और भी बहुत सारे लोग जो भी अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सारे मैनुअल स्कैवेंजिंग जो रहती है उसके काम के लिए इन कास्ट वाले लोगों को बुलाया जाता है, इन कास्ट वाले लोगों को बुलाया जाता है। दे ऑफन लिव इन सेपरेट सेटलमेंट, इनको अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप हमारे साथ रहो, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो हमारे साथ स्टे करो, तो नहीं, ये इनको कहां रखा जाता है, इनको आउटस्कर्ट्स में रखा जाता है, यानी गांव के बाहर रखा जाता है, इनको मंदिर में एंटर होने से मना कर दिया जाता है, पब्लिक वाटर लेने से मना कर दिया, और जितनी भी सारी फैसिलिटीज है वो सब इनको नहीं दी जाएंगी। 1993 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा था, 1993 में, जहां पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स को प्रोहिबिट करा गया था, प्रोहिबिशन एक्ट। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, कौन सा हमारा, एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, कौन सा है, प्रोहिबिशन एक्ट। ये लॉ प्रोहिबिट करता है कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे दलित को उसकी कास्ट के बेसिस पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नहीं बोलेगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं आएगा कि भैया आके कुछ करो, कुछ देखो, आपका ही काम है साफ सफाई करने का। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो रहा था, ये वाला एक्ट पास होने के बाद भी फिर भी वो सारी सिचुएशंस उस दौरान में देखी जा रही थी। और जब भी कोई बुरी चीज होती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एनजीओज होते हैं छोटे छोटे, जो बाद में अधिकार, उनका अपना अधिकार मान के कहीं ना कहीं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट लड़ता है। और सेम ऐसी हुआ था 2003 में, सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ था, जिसमें सफाई कर्मचारी थे 13, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, और 7 स्कैवेंजर्स थे जिन्होंने एक पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। और पीआईएल का मतलब मैंने आपको बता दिया था, पीआईएल का कॉन्सेप्ट कब आया था और पीआईएल का मतलब क्या होता है। जॉली एलएलबी तो याद होगा ना, तो इसलिए बोलता हूं हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक है, तो कृपया करके हर एक लेक्चर को आप देखा करो, उसको रिवाइज करा करो। कहीं बाद में ऐसा नहीं होता सर इसका मतलब एक बार और बता दो, अगर आप फिर से ये बोल रहे हो कि सर इसका मतलब एक बार और बता दो, तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन में कमी है। इसलिए मैं बोलता हूं रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज द ओनली की इफ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, रिवीजन इज द की। जितना रिवीजन हो पाए उतना रिवीजन करो, और हर एक चीज सीक्वेंस से लेते आओ ना, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे आराम से, ठीक है। तो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने, जो पेटिशनर थे उन्होंने कंप्लेन करी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है आज भी एग्जिस्टेड है, आज भी एग्जिस्ट है और कंटिन्यू की जा रही है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में। कौन सी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी कौन सी सरकार की कंपनी में, रेलवेज में। ट्रेन में वॉशरूम्स होते हैं, उन वॉशरूम्स को साफ कौन करेगा? अब जो वॉशरूम्स को साफ करेगा, जो ड्राई लैट्रिन्स को साफ करेगा, वो क्या कहला जाएगा? मैनुअल स्कैवेंजर। और मैनुअल स्कैवेंजर तो 1993 एक्ट लाके वो एबॉलिश कर दिया गया था, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यू होता है, इसलिए तो आंदोलन हुआ था।
इसलिए तो आंदोलन करा गया था। और जो पिटिशनर है उसने ये भी बोला था कहीं ना कहीं इनका मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है, अभी भी उनको अनटचेबल्स कंसीडर किया जा रहा है। उसके बाद जो भी ये सब हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी, और ठीक है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी। और 2013 में, ठीक है ना, 2013 में बाद में वो कंसीडर कर दे गए, कानून बना दिया गया था। अभी देखोगे कानून क्या था। द रिसेंट डिटेल्स ऑफ सीवेज वर्कर्स पुट अ हॉरिफिक पिक्चर इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, जब पीआईएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो फोटोज रखी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जहां पर उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया, एडवांस्ड एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड। क्या हम अभी भी एडवांस्ड हैं? अभी भी हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, अभी भी हम लोग जो लोअर कास्ट है उसको लोअर कास्ट समझ रहे हैं, जो अनटचेबल्स है उनको हम लोग अनटचेबल्स समझ रहे हैं। आर वी इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या हम अभी भी विकसित हो रहे हैं क्या? तो उनको कहीं ना कहीं शर्म आई थी कि आज भी डिपेंड है मैनुअल स्कैवेंजिंग पे। गवर्नमेंट ने, सरकार ने दूसरे डिपार्टमेंट्स को, दूसरी मिनिस्ट्रीज को, जितने भी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सबको यह बोला गया कि फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाए और 6 महीने के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर कहीं पे प्रैक्टिस हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शंस लिया जाए तुरंत, इमीडिएटली। आदिवासीज डिमांड्स एंड 1989 एक्ट। 1989 Act is important because Adivasi refer to defend their right to occupy land that was traditionally there. इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत ये बोला गया था, इस एक्ट के तहत ये बोला गया था कि जो जमीनें पहले किसी भी प्राइवेट कंपनी ने ली है या फिर सरकार ने ये बोलकर ली है कि हम तो यहाँ पे पेपर मिल बनाएंगे, ठीक है, हम तो यहाँ पे शुगर मिल बनाएंगे, तो ऐसे कुछ करके ऐसे ली है, उनकी जमीन हड़पी है, तो कहीं ना कहीं अब उनको काम भी देना पड़ेगा। ठीक है, देखो 1989 एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदिवासी ने ये रेफर करा था कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स हैं उनको डिफेंड किया जाए, जो भी लैंड्स उनके थे उनको उनके जो भी लैंड्स थे, जो उनके पूर्वजों के लैंड्स थे जो लिए गए थे, उनको वापस दिए जाए। आदिवासी ऑफन अनविलिंग टू मूव देयर लैंड एंड फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड। आदिवासी कभी नहीं चाह रहे थे अपनी जमीन देने के लिए, लेकिन फोर्सफुली वो डिस्प्लेस करे गए थे। और ये जो एक्ट है ये बोलता है कि जो जमीन ट्राइबल्स लोगों के लिए है वो कभी भी बेची नहीं जाएगी। किन लोगों को नहीं बेची जाएगी या किन लोगों से खरीदी नहीं जाएगी? जो नॉन ट्राइबल है। तभी तो उनके जो पर्टिकुलर एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। काफी जो पंचायत है, पंचायत तो हर एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो चुका है जब पंचायत की होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स अभी भी हैं जहां पे पंचायत नहीं होती है। पंचायत की जगह जोनल काउंसिल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्राइबल्स होते हैं, उनके अधिकार होते हैं, उनके लॉज होते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए आप अगर पंचायत की जगह आप अपना काउंसिल बनाना चाह रहे हैं, आप अपना गुट बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उनकी जो पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट कह रहा हूं, उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी जो विधानसभा है, उसमें सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। अब वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उन जो ट्राइबल्स का एक आदमी है वहां पर बिठाया जाता है कि वो भी उनके अधिकारों के ऊपर लड़ सके, उनके जो भी इनजस्टिस हो रहा है वो दिखा सके स्टेट गवर्नमेंट को, यानी विधानसभा को दिखा सके। ठीक है, आदिवासी डिमांड करते हैं इस एक्ट के थ्रू, आदिवासी डिमांड फॉर द ट्राइबल राइट्स टू बी प्रिजर्व, कि हमारे जो भी राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करा जाए, और जो उनके फॉरेस्ट के राइट्स हैं उनको कंजर्व करा जाए, जो कि इनहेरिटेड है, यानी जो पूर्वजों द्वारा हमने इनहेरिट करे, उनको ना काटा जाए, उनको कंजर्व करा जाए, उनके लिए अलग अलग जंगल बचाने के लिए जो कंजर्वेशन पॉलिसी होती है वो सारी चीजें लाई जाए। Adivasi always wanted that their culture and primitive method of living should not be changed and they should have privileges to live their own. कि हमें मेजॉरिटी में ना जोड़ा जाए, हमारे जो भी रिलीजन है, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कस्टम है, जो भी लैंग्वेज है, जो भी भाषा में हम बोलना चाह रहे हैं, जो भी कम्युनिकेट हम लोग करना चाह रहे हैं, वो हमसे ना छीना जाए, वो चेंज ना करवाया जाए। ठीक है ना, जो भी हमारे सारे प्रिविलेजेस हैं कि हम कैसा रहना चाह रहे हैं, हमें वैसे ही रहने दिया, अपनी मर्जी से रहने दीजिए। तो इस एक्ट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्राई करा कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनकी जमीनें लेकर उनके ट्रेडिशंस को बंद करने पर, उनके
उनके जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, उसको परिवर्तन करने में, उसका चेंज करने में, वो सारे जो भी एक्सप्लॉयटेशंस उसको बंद कर दिए जाएं, ठीक है ना। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स इन द हैंड्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल एज वेल, कि उनसे उनकी जमीनें ना ली जाएं जबरदस्ती तौर पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वाज इनेक्टेड टू, किस लिए बनाया गया था? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लैंड ओनर्स, प्रिवेंट एट्रोसिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी, प्रमोट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज। तो इसका कौन सा है हमारा? प्रिवेंट एट्रोसिटीज, ठीक है। सी, SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989 was designed to address the systematic violence, ठीक है ना, जो भी वायलेंस हो रहा था, जो भी ह्यूमिलेशन हो रहा था, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनको रोका जाए, ठीक है ना। स्पेसिफिक क्राइम्स जो थे वहां पे मेंशन करे गए थे, जैसे फोर्स लेबर हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया है, जो दलित वुमेन्स के ऊपर करा जा रहा था, और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स भी मेंशन करी गई थी इस एक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following best explains the reason behind providing reservations in education and employment for Dalit and Adivasis? Option A, to ensure representation of regional languages, to increase the religious diversity, to address historical injustice and promote social justice, to fulfill international obligations। तो जो भी इसका आंसर है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जितने भी सब हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में हमने बात करी है, उनके अधिकारों के बीच में कैसे अधिकार लड़े गए हैं, वो कैसे लड़े हैं उन अधिकार के ऊपर, तो वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं इस लेक्चर द्वारा। और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, और जो भी आपका रिव्यू है, जो भी आपका कमेंट है, वो कृपया करके आप नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ और तरीके से चाहिए, या आपको पसंद आ रहा है, कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी लेक्चर से, तो आप कमेंट में अपना रिप्लाई कमेंट जरूर डालें। रिप्लाई करने वाला मैं हूं, ठीक है। मेरे ऊपर जो भी कमेंट्स आएंगे मैं रिप्लाई करूंगा, और मैं रिप्लाई करता हूं। आप कमेंट सेक्शन में कितने भी देख लेना। थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट कर देता हूं, फिर बच्चों के पास वो बाद में वीडियो जाती है, यूट्यूब बाद में पुश करता है, फिर उनके ऊपर कमेंट आता है, लेकिन मैं यूजुअली कर देता हूं, ठीक है ना, कमेंट में कर देता हूं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आज की क्लास की और पुरानी क्लास की जितनी भी सारी पीडीएफ्स हैं वो इस वाले टेलीग्राम पे चैनल पे आपको मिल जाएगी। स्टडी IQ आरंभ, यानी ये डालना @आरंभ_study IQ, ठीक है ना। ये QR कोड है, तो इसको स्कैन कर लेना, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी सारी पीडीएफ्स हैं, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मदन सर से आप बात करना चाह रहे हैं, प्रशांत सर से आप बात करना चाह रहे हैं, किसी भी आप अपने मेंटोर से बात करना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, और आपको जो ये एनसीईआरटी सीरीज चलाई गई है, आपको ये भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, जो कि हम यूपीएससी 2028 को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते रहेंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, और मेहनत करते रहना, रिवाइज करते रहना। ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं हम लोग के, ठीक है आज से कर देना 7-7 8-8 घंटे पढ़ लेना, नहीं, 2 घंटे बस, मात्र 2 घंटे बस, सिलेक्शन हो जाएगा, लिख के लेना। रिवाइज करना, पुरानी जितनी भी सारी चीजें उनको भी रिवाइज कर लेना, कोई भी लेक्चर को अनइंपॉर्टेंट मत समझना, क्योंकि सब जब मर्ज होंगे ना, तब आपको याद आएगा, अरे सर बस वही मिस कर दिया था, वही मिस नहीं करना चाहता। तो ये जो पर्टिकुलर डायलॉग है ना, ये तो मैं नहीं सुनना चाहूंगा तुम्हारे उससे, ठीक है ना, कान खींच के खड़ा कर दूं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, सेम एनर्जी के साथ, सेम मुस्कुराहट के साथ कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का एक और चैप्टर। टिल देन रिवाइज करना, खुश रहना, सी यू, टेक केयर।